सभी को नमस्कार। आज हम वीडियो सॉल्यूशन थर्ड पार्ट जो थर्ड है बायोलॉजी का, केमिस्ट्री और फिजिक्स के वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने आ चुके हैं। और जो हमारी टेस्ट सीरीज 3.0 विद वीडियो सॉल्यूशन शुरुआत हुई थी 23 तारीख से, उसका पार्ट 3 बायोलॉजी है। उसके जो 45 प्रश्न हैं उनकी व्याख्यात्मक आगे हम देखेंगे, उनकी जो व्याख्या सहित वीडियो सॉल्यूशन उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो व्याख्या वाले हैं। उसकी पीडीएफ जो आपको पहला हमारा जो वीडियो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल फ्री रहेगा, आपके ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा और यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहेगा। इसकी जो व्याख्या है वो आपको इसकी जो पीडीएफ है व्याख्या की वो भी आपको उपलब्ध रहेगी इन रंगीन के अंदर, ताकि आपको आराम से दिख पाए कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है। उत्तर कुंजी की अलग से आवश्यकता नहीं रहेगी। और हमारा जो टेलीग्राम है साइंस विद रणवीर सर और एग्जाम हेल्प सूरतगढ़, दोनों टेलीग्राम है। एक जीके का है और साइंस विद रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से हमारा अलग अगला टेलीग्राम है जो साइंस का, तो उसको भी आप ज्वाइन करें ताकि आपको समय समय पर हमारे सब्जेक्ट से संबंधित जो सूचनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, वो आपको अवेलेबल रहेंगे। और जिन साथियों ने अब तक भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम टेस्ट सीरीज है और प्रयास ये किया जा रहा है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए ताकि आपको एग्जाम पैटर्न, एग्जाम जो आने वाली एग्जाम है ग्रेड सेकंड की, बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर आपको वो प्रश्न है जो देखने को मिलेंगे। और इस बहाने से आप अपना जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ऐसा हमने प्रयास किया है ताकि अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया है। एग्जाम राजस्थान एनसीईआरटी बोर्ड की जो पुस्तक है, एलन की सीड्स है, उनसे को देखते हुए कंटेंट तैयार किया, तो आप उस पर आने वाली जो परीक्षा उसमें आपको अच्छा इसका फायदा है जो देखने को मिलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 के अंदर हम देखेंगे प्रश्न बोमेन संपुट के आंतरिक स्तर में विशेष प्रकार की, ये जो हमारा टेस्ट था वो था एनिमल फिजियोलॉजी का। एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के तंत्र है उनसे हमने आने वाले, जैसे परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम है, इनसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा उत्तक वाली यूनिट है, तो वैसे प्रश्न ही आपको देने का प्रयास किया है। आने वाले जो टेस्ट है वो रहेगा एम्ब्रियोलॉजी का अगले संडे को, तो उसमें भी हूबहू उसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। उसके बाद उसका व्याख्यात्मक वीडियो भी रहेगा। तो बोमेन संपुट के आंतरिक स्तर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं का नाम क्या है। अब बात कर रहा है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट का जो मतलब है ये है उत्सर्जन तंत्र के अंदर। उत्सर्जन तंत्र में हमारे कुछ शब्दावली आपने देखी होगी, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट, कुछ इस प्रकार का डायग्राम। यदि आपने मूत्र निर्माण की क्रियाविधि यदि पढ़ी है तो इस प्रकार का डायग्राम आपने देखा होगा। इसके ये अविवाही धमनी होती है जो रक्त को इस पदार्थ को लेकर आती है, उत्सर्जी पदार्थ को, जिसको छाना जाता है इसके अंदर। ये अविवाही धमनी है और ये अंदर कुछ कोशिकाओं का जाल, विशेष प्रकार के एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है। और ये है हमारी अविवाही धमनी, ये है हमारी अपवाही धमनी। इसके अंदर बोमेन संपुट के अंदर जो विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है उन्हें बोलते हैं पोडोसाइट की कोशिका, पोडोसाइट की सेल। तो ये हमारा इसका उत्तर क्या होगा, पोडोसाइट की कोशिका। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि वह रोग जो, अब एंडोक्राइन के अंदर जो ग्रंथियां हैं उनकी अधिक मात्रा में स्त्रावण से या कम मात्रा में स्त्रावण से संबंधित रोग भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे ग्रंथि थायराइड हो, चाहे ग्रंथि थाइमस हो, चाहे आपकी ग्रंथि एड्रिनल हो, वहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 107 है, वह रोग जिसमें सोडियम या पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है तथा यह एल्डोस्टेरोन की अधिकता से उत्पन्न होता है। अब यहाँ रोग दे रखे हैं, पहले तो हम ये पता करेंगे कौन सा रोग किस ग्रंथि से संबंधित है। कुशिंग रोग भी हमारा एड्रिनल से संबंधित है, एडिसन रोग भी हमारा एड्रिनल से संबंधित है, कोन्स रोग भी हमारा एड्रिनल से संबंधित है। लेकिन ग्रेव्स रोग जो है वो हमारा है थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि का अतिस्रावण जब होता है
हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति, हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे। हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब ज्यादा। हाइपरथायराइडिज्म की जो स्थिति होती है वो किसको दर्शाती है? ग्रेव्स रोग से संबंधित होती है, जिसमें गांठें जैसी संरचनाएं बन जाती है, कहाँ? हमारे गले के आसपास जमा हो जाते हैं, जिसे ग्रेव्स रोग कहा जाता है। इसी तरह हम बात करें कुशिंग रोग, कोन्स रोग और एडिसन रोग। अब इन दोनों में से जो एडिशन रोग है वो हमारा होता है एड्रिनल ग्रंथि के अल्प स्त्रावण से। एड्रिनल ग्रंथि का जब अल्प स्त्रावण होता है, कम स्त्रावण से हमारा एडिशन रोग होता है। और ये दोनों जो रोग हैं वो हमारे होते हैं किससे? एड्रिनल ग्रंथि के अधिक स्त्रावण से। अब बात की जा रही है वह रोग जिसमें सोडियम व पोटेशियम संतुलन बिगड़ जाता है, एल्डोस्टेरोन की अधिकता से उत्पन्न होता है। इसका हमारा जो सही उत्तर होगा कोन्स रोग। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। कोन्स रोग की जो स्थिति है वो इस प्रकार की है कि वहां एल्डोस्टेरोन की जो अधिकता है उसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, कई बार ये से भी पूछ लेते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि है, उससे संबंधित आपके मिजेट्स रोग जिसको बोलते हैं, एक्रोमगेली जिसमें अधिक स्त्रावण से, बच्चों में कम स्त्रावण से, बच्चों में अधिक स्त्रावण से, वयस्क में कम स्त्रावण और वयस्क में अधिक स्त्रावण से, इस प्रकार के रोग होते हैं। तो यहां से बनने वाला जो प्रश्न है, साथ साथ में आपको वीडियो सॉल्यूशन का ये भी फायदा रहेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पुटअप किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा जब भी आप पढ़ें। तो क्योंकि सारी चीजें एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट नहीं होती है, केवल वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, उनको ही आप पढ़ें कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ऐसा प्रश्न भी आता है कि रोग आपको पीयूष ग्रंथि का भी पढ़ना है, एड्रिनल ग्रंथि का भी पढ़ना है, थायराइड का भी पढ़ना है। ये मुख्य रूप से 3 है, इनसे ज्यादातर रोग है जो उत्पन्न होते हैं, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कोन्स। आगे इसकी व्याख्या भी दी हुई है कि जैसे एडिशन रोग है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एडिशन रोग कैसे उत्पन्न होता है? एड्रिनल ग्रंथि के अल्प स्त्रावण से उत्पन्न होने वाला रोग है। आप एक बार इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख सकते हैं, आपको पूरी पीडीएफ में उपलब्ध होगी तो आप वहां उसको आराम से गहनता से देख सकते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के अल्प स्त्रावण से होता है रक्तदाब, शरीर का ताप घट जाता है, सोडियम तथा जल का उत्सर्जन बढ़ जाता है, हाथ, गर्दन, चेहरे की त्वचा कांस्य वर्ण हो जाती है, जिसे एडिसन रोग कहते हैं। इसी तरह अल्प स्त्रावण, अतिस्रावण की हम बात करें तो कुशिंग रोग है। इस रोग में एड्रिनल ग्रंथि का अतिस्रावण होता है, शरीर चौड़ा और गर्दन के पीछे वक्ष भाग की ओर त्वचा अधिक मात्रा में वसा जमा हो जाती है, शरीर में प्रोटीन कैटाबोलिज्म बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसोमिया हो जाता है, ईएससी में सोडियम तथा जल की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार का इसकी व्याख्या है, जिसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध रहेगी, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। आगे का प्रश्न है इसी तरह, इसमें दे रखा है कोन्स रोग का भी मैंने दर्शाया है कि कोन्स रोग मिनरेकोर्टिकोइड्स, कोन्स रोग जो हमारा इस प्रश्न का उत्तर है, उसका देखा कि मिनरेकोर्टिकोइड्स की अधिकता से। अब आपको पता होगा कि एड्रिनल ग्रंथि 2 पार्ट होते हैं एड्रिनल ग्रंथि के। एड्रिनल ग्रंथि आप देख सकते हैं, एड्रिनल ग्रंथि के 2 पार्ट होते हैं, एक भाग इसका कहलाता है मेडुला, दूसरा भाग इसका क्या कहलाता है? कोर्टेक्स। तो आगे इसका, इस पर भी हमारा जो प्रश्न आगे रहेगा उसमें हम व्याख्या देखेंगे। इससे संबंधित एड्रिनल मेडुला जो पार्ट है वहां आपको देखा होगा एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन जो हार्मोन स्रावित होते हैं, इसके कारण ही इसे 3F ग्रंथि कहा जाता है। इसका जो एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट है उसको लेकर इसका नाम क्या दिया गया? 3F, फाइट, फ्लाइट, फियर। फाइट, फ्लाइट और फियर। आपने देखा होगा इसको फाइट, फ्लाइट, फियर भी कहा जाता है। 3F ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एड्रिनल मेडुला वाला जो पार्ट है वो किसके नाम से जाना जाता है? 3F ग्रंथि के नाम से। फियर, फाइट, फ्लाइट। जब वो हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन, उस समय हमारी जो स्थिति है वो क्या रहती है? या हम भाग सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, या फिर भय जैसी स्थिति है, तो इनको इस नाम से जाना जाता है। इसी तरह इसको 4S ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आगे हम इसको ऊपर चर्चा है जो करेंगे। ये देखिए लिख भी रखा है, 4S ग्रंथि शुगर मेटाबॉलिज्म का कार्य करती है, साल्ट, सेक्स हार्मोन और स्ट्रेस, इन सब से संबंधित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे एड्रिनल ग्रंथि का संबंधित कौन जो रोग है वो हम बात कर चुके हैं, इसका उत्तर क्या होगा? कौन रोग। प्रश्न नंबर है 108। एक सौ आठ नंबर प्रश्न। एडीएच हार्मोन जो जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी है, यह मूत्र के स्रावण को कम करता है और किसके द्वारा बनाया जाता है? अब ये पता होगा आपको कि एडीएच हार्मोन, सबसे पहले इसके अन्य नाम आप देख सकते हैं, पिट्रेसिन, पिट्रेसिन, वेस्टोप्रिन, वेस्टोप्रिन।
पिट्रेसिन और वेसोप्रिन और एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये हमें पता है कि हमारी जो पीयूष ग्रंथि है उसके दो पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस से 6 से 7 हार्मोन, 5 से 6 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। वो आपने देखा होगा, एक तो हमारा वर्दी हार्मोन है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, एक हमारा क्या होता है वर्दी हार्मोन जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, या इसको अगला है हमारा सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। इसके अलावा यहाँ से एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी स्रावित होता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी स्रावित होता है। ये सभी हार्मोन हमारे अग्र पीयूष ग्रंथि से, जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस वाला भाग कहते हैं। दूसरा हमारा होता है पश्च पीयूष ग्रंथि जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहां से हमारे पश्च पीयूष ग्रंथि भी बोल सकते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला भाग बोल सकते हैं। प्रश्न है एडीएच हार्मोन। अब ये हमें पता है कि एडीएच हार्मोन का स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न यदि होता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है, लेकिन हम ज्यादातर इसका उत्तर हम क्या करते हैं, पश्च पीयूष ग्रंथि, लेकिन इसका उत्तर पश्च पीयूष ग्रंथि नहीं होगा। प्रश्न की भाषा देखिए, एडीएच हार्मोन जो जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी होता है, मूत्र के स्त्रावण को कम करता है, यह किसके द्वारा बनाया जाता है, बनाया जाता है ये हाइपोथैलेमस द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा बनाया जाता है। लेकिन हाइपोथैलेमस बनाने के बाद इसे कहां भेज दिया जाता है, पश्च पीयूष ग्रंथि में, और वहां से ये स्रावित होता है। निर्माण इसका कहां होगा, हाइपोथैलेमस में, और इसका संचय कहां होता है, पश्च पीयूष ग्रंथि में इसका संचय होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हाइपोथैलेमस। 108 नंबर है, इसका जो सही उत्तर होगा हाइपोथैलेमस। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन भी हार्मोन, पश्च पीयूष ग्रंथि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी कई बार पूछा गया है। आगे जब हम अगले टेस्ट में देखेंगे तो वहां जो बचे हुए प्रश्न है वो हम प्रयास करते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिए जाएं। इस टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एडीएच हार्मोन जो जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी है, मूत्र के स्रावण को कम करता है, और किसके द्वारा बनाया जाता है। आगे एक प्रश्न आएगा कि एडीएच हार्मोन कहाँ कार्य करता है। तो आपने जब उत्सर्जन तंत्र में हमने अभी डायग्राम बनाया भी था, वहां पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका, हेलने का लूप, इस प्रकार के भाग हैं इसके मूत्र निर्माण की जो अभिक्रिया क्रियाविधि है उसके अंदर हम बात करेंगे। तो वहां डीसीटी वाला जो पार्ट है, दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल अवशोषण का कार्य कौन करता है, उसका उत्तर भी हमारा क्या होता है, एडीएच हार्मोन होता है। आगे हम देखते हैं, 109 नंबर प्रश्न कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि कॉलम एक में दिए गए पदों, कॉलम एक में दिए गए पदों को कॉलम बी में दिए गए पदों से सम्मिलित कीजिए। कॉलम ए हमारा क्या कह रहा है, यहाँ अच्छा प्रश्न बनाया गया है ये, कि इस तरह के प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, हम बात भी करेंगे। यहाँ आपको कंफ्यूज भी होता है। जैसे हम देखें कि यहाँ ADH, देखो ADH ये जो हार्मोन है, इसकी कमी से यहां दो चीज कंफ्यूज करने वाली है, बाकी आप आराम से मिलान कर सकते हैं। जैसे हम बात करें ACTH, एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन हमें पता है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, वहां से स्रावित होता है। एडिनो हाइपोफाइसिस से हमारा क्या होगा, स्रावित होगा। अब हम बात करें एडीएच की। एडीएच जो हार्मोन है वो इसकी कमी से, अब दो रोग दे रखे हैं, एडीएच हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, और इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज मेलिटस। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूज आपको होगा कि ये गांठ बांध लेना, यहां से प्रश्न आने की संभावना है, अच्छा प्रश्न बनता है कि इंसुलिन की कमी से तो होता है डायबिटीज मेलिटस, और यहां से होता है डायबिटीज इंसिपिडस। ये आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। डायबिटीज मेलिटस तो होता है इंसुलिन की कमी से, और डायबिटीज इंसिपिडस होता है एडीएच हार्मोन की कमी से। अब बचा क्या, एल्डोस्टेरोन। ये हमें पता ही है कि एक प्रकार का क्या है, मिनरेकोर्टिकोइड है, जो कि एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित। तो इसका जो सही उत्तर होगा, 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 3। तो इसका उत्तर होगा 1, 4, 1, 2 और 3। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि यहां हम बात करें कि अपने आप में एंडोक्राइन सिस्टम है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई चीजों को साथ लेकर चलता है। क्योंकि हमारा आगे जनन तंत्र, जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं,
इसके अलावा एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी है, वहां भी इसका योगदान है, और एंडोक्राइन सिस्टम तो ये 3 जगह काम में आता है। यहाँ से प्रश्न भी 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम चलें, प्रश्न है कि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बढ़िया प्रश्न है कि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। अब गर्भावस्था को बनाए रखने का मतलब ऐसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी के दौरान यह हार्मोन स्रावित होता है। महिला में जब बच्चा होता है उस समय, बच्चा होने की स्थिति के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान यह हार्मोन स्रावित होता है और इसे बोलते हैं हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? जब अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन क्या, अंडाशय से जब अंडे का अंडोत्सर्ग होता है, अंडा निकलता है कहां से? अंडाशय से। उस समय ग्राफियन पुट्टिका की कोशिकाओं से स्रावित होता है और क्या कहते हैं इसे? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो कहते हैं। और बनता क्या है? उस समय एक संरचना बनती है कि जब अंडा है जो कहां से रिलीव होगा? अंडाशय से। उस संरचना, इस समय एक संरचना बनती है जिसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। का प्रश्न यह भी आता है कि कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एक पीली अंतःस्रावी ग्रंथि बनती है, कुछ समय के दौरान अस्थायी होती है और लास्ट में कार्पस एल्बिगेंस के निर्माण होता है और बाद में नष्ट हो जाती है। तो कार्पस ल्यूटियम से क्या हार्मोन स्रावित होता है? अंडोत्सर्ग के दौरान जब अंडा अंडाशय से स्रावित होता है, बाहर जाता है, उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। ये किससे होता है? उस अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। इसकी व्याख्या भी आगे दे रखी है, आप उसको आराम से समझ सकते हैं। कार्पस ल्यूटियम क्या है कि अंडाशय से अंडोत्सर्ग के बाद ग्रेफियन पुट्टिका की जो थीका इंटरना बदलकर एक पीली ग्रंथि बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। इसके निर्माण का नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्पस ल्यूटियम के हार्मोन का नियंत्रण मतलब कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है? कार्पस ल्यूटियम से हमारा स्रावित हो रहा है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन किससे नियंत्रित रहेगा? सीधा LH हार्मोन। और LH आपको पता है जिसे ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन कहते हैं, इंटरस्टेनियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। LH बोल दो, ICSH बोल दो, ये हमारा अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। हमने आपको बताया था अग्र पीयूष ग्रंथि से 5-6 हार्मोन स्रावित होते हैं जिसके कुछ नाम लिखे थे, जिसे गोनेडोट्रोपिन बोला था, ACTH बोला था, सोमेटोट्रोपिन बोला था, ग्रोथ हार्मोन बोला था। उसी कड़ी में हमारा क्या है? LH बोल दो या ICSH। ICH पुरुषों से संबंधित है, इंटरस्टेनियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। इसका नियंत्रण किस पर रहेगा? इस पीली ग्रंथि पर, और पीली ग्रंथि का मतलब किस पर? सीधा सीधा प्रोजेस्टेरोन पर। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि, इस द्वारा निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं। कार्पस ल्यूटियम केवल प्रोजेस्टेरोन ही नहीं, रिलैक्सिन और एस्ट्रोजन का स्रावण भी करती है। 3 हार्मोन है, रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। तीनों हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होते हैं। आगे हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है नंबर 111, ये प्रश्न काफी बार मैं दे चुका हूं, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ध्यान में रखोगे, द्वितीयक संदेश वाहक के रूप में किसे जाना जाता है? ना एटीपी को जाना जाता है, ना एएमपी को जाना जाता है। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, उपरोक्त सभी। ये भी खराब कर रहा है, लगता है कि उपरोक्त सभी है लेकिन नहीं। इसका उत्तर होगा चक्रीय साइक्लिक एएमपी को द्वितीयक संदेश वाहक के रूप में जाना जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम का प्रश्न है। जब इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं उस समय हार्मोन की जो क्रियाविधि, हार्मोन का निर्माण है, उस समय ये काम में आते हैं, तो इसको बोलते हैं चक्रीय एएमपी। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आया हुआ है एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीनियल ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और प्रश्न कई बार एग्जाम में पीनियल ग्रंथि से भी आ जाता है। पीनियल ग्रंथि का उद्भव होता है, 112 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि पीनियल ग्रंथि का उद्भव होता है। अब देखो, पीनियल ग्रंथि का उद्भव का मतलब है कि पीनियल ग्रंथि कहां से निकलती है और कहां बनती है। उद्भव का मतलब है ये पाई कहां जाती है शरीर के अंदर। आगे एक ऐसा भी प्रश्न मैंने दिया था कि सभी ग्रंथियों को आप एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले पीनियल आएगा, प्यूस आएगा, थायराइड आएगा, पैराथायराइड आएगा, एड्रिनल आएगा, वृषण आएगा या अंडाशय आएगा। ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। आपने
एक प्रश्न देखा होगा आगे, पिछली बार भी मैंने दिया था, अब की बार भी काफी चर्चा आगे हम करेंगे शायद, कि अग्नाशय जो ग्रंथि है वो एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसे हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका कुछ भाग, केवल 1% भाग ही बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में होता है जिसे अग्नाशय जूस कहते हैं, और 99% भाग, सॉरी 99% भाग तो उसका होता है बाह्य स्रावी के रूप में जिसे अग्नाशय रस कहते हैं। 1% भाग के रूप में उसमें अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं, जहां से ग्लूकेगोन, इंसुलिन, कोमेटोस्टेटिन ये हार्मोन स्रावित होते हैं, तो वह मिश्रित ग्रंथि है। इसी तरह हम पीनियल ग्रंथि की बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर मस्तिष्क के पश्च भाग के अगर मस्तिष्क पश्च के पृष्ठ भाग में यह जो पाई जाती है। सीधा सा प्रश्न है, आगे इसकी व्याख्या भी दी गई है। व्याख्या में इसका थोड़ा सा बताया है कि पीनियल ग्रंथि है क्या। यह ग्रंथि अगर मस्तिष्क के डाइसेफलोन जिसको बोलेंगे कि पृष्ठ भाग पर स्थित होती है। इसे एपीफाइसिस सेरेब्राई भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। इसके द्वारा मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, और इस ग्रंथि को लैंगिक जैविक घड़ी कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक इसे कहा जाएगा। और यह ग्रंथि आपको पता है कि कुछ समय बाद नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है, और इसमें एक रेत, इसको एक सैंड या मस्तिष्क की रेत कहा जाता है, क्योंकि इसमें अंतराली ऊतक व कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट के कण जमा हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है अंतःस्रावी ग्रंथि से पुनः, कि कॉलम 1 में दिए गए पदों को कॉलम बी में दिए गए पदों से सुमेलित कीजिए। इधर ग्रंथि का नाम दे रखा है, इधर उत्पत्ति दे रखी है। ये वैसे तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर भी आपको पढ़ना होगा, विभिन्न जनन स्तर आपको पता होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। आप वहां पूरा पढ़ेंगे कि विभिन्न जनन स्तरों से किस जनन स्तर से शरीर का कौन सा अंग बनता है। वह प्रक्रिया यहाँ आती है जिसे ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग जनन का निर्माण कहते हैं। अंग जनन, उस समय 3 जनन स्तर आपको पता है। जब हम विदलन पढ़ेंगे, विदलन के बाद जब अंगों का निर्माण होता है उस समय इन जनन स्तरों का निर्माण होता है। जनन स्तर अपने आप में आगे विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक साइड इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट दे रखे हैं और उधर इंपॉर्टेंट इसके अंग दे रखे हैं, सॉरी जो जनन स्तर है वो दे रखे। अब जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, दोनों एक ही पार्ट है। पीनियल ग्रंथि है और थाइमस ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर है 113 निम्नलिखित, ठीक है, सही है। एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल मेडुला है, पीनियल ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। अब यहां हम देखें तो हम मिलान करते हैं इसका, कि हम एक एक पार्ट का मिलान करेंगे। तो यहां यदि हम यहां देखें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स मेसोडर्म से होता है। देखो 2 पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। मेडुला वाला पार्ट है एक्टोडर्म से। अब याद कैसे रखें, CM मतलब मेसोडर्म और कॉर्टेक्स, मेडुला M और एक्टोडर्म M में हो गया, और क्या बन गया, CM बन गया। पीनियल ग्रंथि अपने आप में किससे संबंधित है, एक्टोडर्म से संबंधित, और थाइमस ग्रंथि किससे है, एंडोडर्म से। इसका उत्तर होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये उत्पत्ति भी आपसे इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर, इसकी व्याख्या भी यहां की गई है कि एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स भाग और आंतरिक मेडुला भाग। इसकी आपको PDF है जो उपलब्ध करा दी जाएगी। आगे हम देखते हैं कि प्रश्न रिपीट है, मतलब आप पहले इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि वरक की दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल अवशोषण नियंत्रित किया जाता है। हम ये देख चुके हैं कि कौन सा जो हार्मोन है वरक की दूरस्थ स्रावी नलिका, PCT को बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, और DCT को बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। एक इसका पार्ट ये भी होता है संग्राहक नलिका, ये उत्सर्जन तंत्र में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा ADH। 114 का नंबर होगा 3। इस प्रकार इसका हम बात कर चुके हैं कि कौन सा हार्मोन वहां काम आता है, ADH हार्मोन काम में आता है। आगे हम देखें, निम्न में से कौन से यूरिकोटेलिक है, उत्सर्जन तंत्र का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न मिक्स जो प्रश्न है, जैसे हमने आगे एम्ब्रियोलॉजी का जो पार्ट है वहां से भी हमने चर्चा की थी, मेंढक के आगे, सॉरी एम्ब्रियोलॉजी नहीं, जो यूनिट नंबर हमारी है उत्सर्जन तंत्र, विभिन्न तंत्रों के अंदर मस्तिष्क वाली जो यूनिट है, वहां भी हमने एक प्रश्न दिया हुआ है कि इसका उदाहरण है, कौन सी क्रेनियल नर्व है, या इस तरह टाइप का प्रश्न आगे भी है, तो उस पर भी हम देखेंगे।
तो ये प्रश्न आप सोच रहे होंगे कि उत्सर्जन तंत्र का नहीं है। बिल्कुल, उत्सर्जन तंत्र के अंदर आपको अलग अलग जंतुओं के बारे में बता रखा है कि कौन सा पक्षी या मनुष्य, मुख्य रूप से हमारा उत्सर्जन तंत्र सिलेबस में क्या है, मनुष्य ही है। बाकी इस प्रकार के प्रश्न कॉमन प्रश्न है, पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो इसमें उत्तर जो होगा इसका क्या होगा, आप देखें, निम्न में से कौन यूरिकोटेलिक है? यूरिकोटेलिक है। पक्षी हमारा क्या है? यूरिकोटेलिक नहीं है। पक्षी हमारा यूरिकोटेलिक है, सरीसृप भी यूरिकोटेलिक है, थलीय कीट भी हमारे क्या है? यूरिकोटेलिक है। बाइवॉल्विया मोलस्का, मतलब ये इसकी क्लास है बाइवॉल्विया, ये क्या है? हमारी अमीनोटेलिक है। अमीनोटेलिक है, अमीनो एसिड का ये स्रावण है जो करती है। आपने गैस्ट्रोपोडा है, इस प्रकार की क्लासें 6 जो जंतुओं का वर्गीकरण है एनिमल टेक्सोनोमी, उसमें आपने पढ़ा भी होगा, तो वहां ये प्रश्न आपको मिल जाए। 116 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, और यहां से प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, कंफ्यूज करने वाला है, भूल भी जाते हैं हम कि प्रथम क्या है द्वितीय क्या है, और इस प्रश्न में आप खास तौर से काफी प्रभावित हुए होंगे। उसका कारण मैं बताऊंगा आपको कि आपने इसका उत्तर क्या किया अंत में, लेकिन अंत कभी नहीं होगा, प्रारंभ होता है। अब ये हमें पता है कि प्रथम हृदय धमनी कौन सी है और द्वितीय हृदय धमनी कौन सी है, लब और डब। प्राथमिक हृदय धमनी क्या होती है? प्रथम हृदय धमनी के दौरान हमारे जो द्विकवलन और त्रिकवलन का पार्ट है, दाएं आलिंद और दाएं नील्य, बाएं आलिंद और बाएं नील्य, बाएं आलिंद और बाएं नील्य के मध्य बाइकस्पिड का पार्ट या मिट्रल का पार्ट पाए जाते हैं, और दाएं आलिंद और दाएं नील्य के मध्य हमारे ट्राइकस्पिड का पार्ट या त्रिकवलन का पार्ट पाए जाते हैं। त्रिकवलन बाइकस्पिड या द्विकवलन इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि द्विकवलन का मतलब होता है 2 छेद होंगे, इनके अंदर 2 वलन होंगे, और त्रिकवलन का मतलब है कि इनके अंदर 3 वलन होंगे, इस प्रकार। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो हृदय है वो 4 भागों से मिलकर बना होता है, ऊपर वाले 2 भाग आलिंद, 2 नीचे वाले नील्य। आलिंद वाला पार्ट का जो ब्लड है वो नील्य में ना जाए या नील्य से वापस आलिंद में न आए, उन चीजों को रोकने के लिए कुछ कपाट दिए गए हैं, संरचनाएं बनाई गई हैं। जो अर्धचंद्राकार कपाट है वो हमारे कहाँ पाए जाएंगे? नील्य के अंदर पाए जाएंगे, ताकि नील्य के अंदर, नील्य से बाहर जाने के बाद ब्लड, मतलब नील्य से पल्मोनरी वेन में जाने के बाद, पल्मोनरी जो वेन है वहां से वापस अशुद्ध जो रक्त है वो वापस इसमें न आए, आगे ही चला जाए। इसी तरह आलिंद का जो ब्लड है आलिंद से जाने के बाद नील्य में चला गया, और नील्य से वापस वो आलिंद में न आ जाए, इसलिए उनमें द्विकवलन और त्रिकवलन का पार्ट है जो पाए जाते। अब इस प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्न प्रथम हृदय धमनी हमारी क्या होती है? प्रथम हृदय धमनी ये मिक्स फिक्स है कि लब जो धमनी होगी वो प्रथम होगी, और डब हमारी क्या होगी? द्वितीय या सेकेंडरी होगी। अब इन दोनों में अंतर क्या हुआ? ये तो हम चीज समझ गए, लेकिन कंफ्यूज क्या हुआ? अंत और प्रारंभ। नील्य संकुंचन के प्रारंभ में कारण क्या हुआ कि हृदय धमनी, नील्य का संकुंचन जब होगा, इसका मतलब ब्लड कहां से आया? आलिंद से नील्य में आ गया, और नील्य में फिर क्या होगा? संकुंचन होगा, तो ब्लड आगे अर्धचंद्रा कपाट से होता हुआ आगे पल्मोनरी वेन में चला जाए, इसलिए यहां संकुंचन का क्या होगा? प्रारंभ होगा, ना कि अंत। प्रारंभ में नील्य के संकुंचन के प्रारंभ में लब, और द्वितीय भी क्या होगा? नील्य का शिथिलन होगा, वहां क्या होगा? शिथिलन, और उसके भी क्या होगा? प्रारंभ। नील्य शिथिलन के प्रारंभ में और नील्य संकुंचन के प्रारंभ, इसकी भी व्याख्या आगे की गई। इसका उत्तर होगा 3 नंबर। अब व्याख्या के रूप में आप देख सकते हैं, एक डायग्राम बनाया हुआ है, और हार्ट साउंड फर्स्ट और हार्ट साउंड सेकंड, इसको हम समझने का प्रयास करें तो आप आराम से समझ सकते हैं कि लब की जो धमनी है वो हमारी प्रथम हृदय साउंड है, प्रथम हार्ट साउंड है। डप की धमनी हमारी क्या है? सेकंड हार्ट साउंड है। डप इसको बोलेंगे, ये हमारा टाइमिंग पीरियड क्या होता है? 0.15 सेकंड, कुछ समय की होती है और हल्की होती है। क्या होती है? हल्की। यहां ये धमनी क्या होती है? कुछ समय की होगी और तीखी। ये हमारी सिस्टोलिक संकुचन होगी, और ये हमारी डायस्टोलिक होगी, मतलब शिथिलन वाली धमनी होगी। ये ओरिकुलर वेंट्रिकुलर कपाट, एवी कपाट का मतलब होता है ओरिकुलर वेंट्रिकुलर, आलिंद और नील्य कपाट, ये हमारे क्या होते हैं? अर्ध चंद्राकार कपाट खुलने नहीं, बंद होने के समय। और ये हमारे कब? ओरिकुलर वेंट्रिकुलर कपाट के बंद होने के समय सुनाई है जो देती है। नील्य संकुचन के आरंभ को प्रदर्शित करती है ये, और ये नील्य शिथिलन के आरंभ को प्रदर्शित करती है। केवल आरंभ को, यहां नील्य का शिथिलन होगा और हमारा इधर क्या होगा? नील्य का संकुचन होगा।
अगला प्रश्न, तो आप आराम से समझ चुके होंगे कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र है वहां से ज्यादातर प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, या हमारे जो कपाट है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसलिए पिछले टेस्ट में हमने धमनी और सिरा में अंतर आपको बताया था कि धमनी कहाँ जाती है, सिरा, उन दोनों में 6-7 अंतर थे, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हार्ट का जो डायग्राम है और इसके अलावा रक्त दाब, ब्लड प्रेशर है, वहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस टाइप से प्रश्न आपको हल है जो करने। प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है हृदय का, रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर कि त्रिवलनीय कपाट पाए जाते हैं। 2 प्रकार के कपाट हैं, त्रिकवलन कपाट जिनमें 3 वलन पाए जाएंगे, इसलिए इन्हें त्रिकवलन कपाट कहते हैं। और एक हमारा है द्विकवलन कपाट, 2 वलन पाए जाने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, द्विकवलन कपाट कहते हैं। कई बार प्रश्न आता है मिट्रल कपाट किसमें पाए जाएंगे, सीधा प्रश्न आ जाएगा। तो इनके अन्य नाम है, द्विकवलन कपाट को ही क्या कहते हैं, द्विकवलन, या इसको बोल देते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड। दूसरा रहेगा हमारा त्रिकवलन, त्रिकवलन, या जिसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड। क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड। अब दोनों में अंतर देखें कि डाइकस्पिड का मतलब होता है द्विकवलन, ये हमारे किसके अंदर पाए जाएंगे, और बाएं आलिंद और बाएं नील्य के अंदर। बाएं आलिंद और बाएं नील्य के अंदर तो हमारे क्या पाए जाएंगे, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड या द्विकवलन कपाट। जबकि त्रिकवलन कपाट कहां पाए जाएंगे, प्रश्न हमारा है त्रिकवलन का, तो त्रिकवलन, इसका जो उत्तर होगा वो होगा त्रिकवलन कपाट। त्रिकवलन पाए जाएंगे दाएं आलिंद और दाएं नील्य के मध्य। नीचे दे रखा है नील्य और महाधमनी के मध्य, और दाएं आलिंद और बाएं नील्य के मध्य नहीं, एक जैसी संरचनाओं के मध्य कपाट पाए जाते हैं। नीचे ऊपर दायां आलिंद, नीचे दायां नील्य, ऊपर बायां आलिंद, नीचे बायां नील्य। तो यहां से प्रश्न आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बताया था बाइकस्पिड को क्या कहते हैं, मिट्रल कपाट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार का प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। 117 का होगा 1 नंबर। प्रश्न नंबर, इसकी व्याख्या भी मैंने दे रखी है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध रहेगी। प्रश्न आया कि हृदय SA नोड, मतलब हृदय के अंदर जो हृदय गति प्रारंभ होती है, एक पेशियों का बना समूह पाया जाता है जिसे SA नोड कहा जाता है। ये पाया कहां जाता है, कई बार प्रश्न यहां से आता है, तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नील्य, बायां नील्य। तो आपको ध्यान में रखना है राइट ओरिकुलर, दायां आलिंद जो है राइट ओरिकुलर है। आपको पता होगा आलिंद को बोलते हैं ओरिकुलर और वेंट्रिकल क्या बोलते हैं, नील्य। दायां आलिंद जो है उसकी दीवार में क्या पाया जाता है, SA नोड पाया जाता है, जहां हृदय संकुंचन या हृदय की जो संकुंचन की क्रियाविधि है वो प्रारंभ होती है। इसे क्या बोलते हैं, SA नोड कहते हैं, साइनोकुलर नोड। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। 119 नंबर प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये उत्तक का प्रश्न है। वैसे देखा जाए तो हृदय पेशी तंतु कंकालीय पेशियों से भिन्न होती है, क्यों? क्योंकि हृदय पेशी तंतु होते हैं वो क्या होते हैं, रेखित होते हैं और अनैच्छिक होते हैं। हृदय आपको पता है हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पर डिपेंड नहीं करता है, अपने आप कार्य करता है, नियंत्रित नहीं होता, इसलिए इसे अनैच्छिक कहते हैं। जबकि जो रेखित पेशियां हैं वो अलग है। हृदय पेशियां कंकालीय पेशियों से क्या होती है, भिन्न होती है, क्योंकि इनमें रेखित और अनैच्छिक होगा, जबकि वो क्या होती है, अरेखित और ऐच्छिक होती है। आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, इसका उत्तर होगा हमारा रेखित और अनैच्छिक। पेपिलरी पेशियां, ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में तो एक बार नहीं आया, लेकिन यदि लेवल से प्रश्न बनता है तो इसका भी नंबर आ सकता है, अपने आप में अलग है। पेपिलरी पेशियां कहां पाई जाती है, पेपिलरी पेशियां हैं जो कहां पाई जाती है, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस भाग में, स्तनियों के हृदय के नील्यों में, स्तनियों के हृदय के आलिंद में, स्तनियों के हृदय के नील्य में। प्रश्न का उत्तर होगा स्तनियों के हृदय के नील्य में। स्तनियों का जो हृदय है उसके नील्य में क्या पाई जाती है, पेपिलरी पेशियां पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, पेपिलरी पेशियां कहां पाई जाती है, स्तनियों के हृदय के नील्य में। इसका आपका सही उत्तर होगा 2 नंबर।
अगला प्रश्न है कि कॉलम 1 को कॉलम बी में सुमेलित करना है और कुछ रोग दिए गए हैं उत्सर्जन तंत्र से संबंधित। उत्सर्जन तंत्र के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहां से इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, किस प्रकार से होगा, इसकी भी मैंने व्याख्या आगे कर रखी है। कुछ रोग हैं वो आपको पढ़ने हैं, ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। जिसको हम देखते हैं कि कुछ रोग है जैसे ओलिगो यूरिया। ओलिगो शब्द का मतलब होता है अपने आप में कम, यूरिया का कम उत्पादन, शरीर के अंदर यूरिया का कम उत्पादन। पोली, पोली का मतलब होता है अधिक, लेकिन नाम थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहां मैंने थोड़ा आपको हिट भी दी है, लेकिन जैसे रक्त में यूरिया का बढ़ना ऐसा प्रश्न आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। पोली यूरिया का मतलब है मूत्र का अधिक उत्पादन। मूत्र का अधिक उत्पादन, पोली यूरिया शब्द यूज, यहाँ जो टर्म यूज होती है उसको बोलते हैं पोली यूरिया। आप यूरिया का बढ़ना नहीं, मूत्र का बढ़ना क्या कहलाता है, पोली यूरिया। एन यूरिया, एन का मतलब उत्पादन नहीं हो रहा, लेकिन किसका, यूरिया का नहीं, मूत्र, मूत्र का उत्पादन नहीं हो रहा, उसको भी एन यूरिया बोलेंगे। यूरिया का निर्माण नहीं हो रहा, नहीं, मूत्र का निर्माण नहीं हो रहा, उसको भी क्या बोलेंगे, एन यूरिया, ना के बराबर। तीसरा है यूरेमिया, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना। रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोला जाता है। जिसका उत्तर जो होगा 1, 2, 3 और 4, 1 नंबर इसका सही होगा। 121 का होगा 1 नंबर। कि ये जो टर्म है इसकी व्याख्या भी मैंने आगे कर रखी है कि उत्सर्जन तंत्र से किस प्रकार के रोग आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। इसकी व्याख्या भी मैंने दे रखी है कि ये जो महत्वपूर्ण रोग हैं इसको आप देख सकते हैं। ये प्रश्न काफी बार मैं एग्जाम में दे चुका हूं, यदि आपने देखा होगा तो। और क्योंकि श्वसन के अंदर यहां से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। निम्नलिखित को बढ़ते आयतन के क्रम में लगाइए। ज्वारीय आयतन, अंतः श्वसन आरक्षित आयतन, बहिः श्वसन आरक्षित आयतन और जैविक क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपको इनके क्रम में व्यवस्थित करना है और आपको पूरा ध्यान भी रखना है कि ये क्रम किस प्रकार से। अब देखें, हमें ये बताया कि ज्वारीय आयतन का मान केवल 500 ml होता है। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं, इसका मतलब ये सबसे कम, ए सबसे हमारा कम आ गया। उसके बाद हमारा आएगा सी या बी, इन दोनों में से क्या आएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मान क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मान क्या है, इन दोनों में से जो कम है वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लगभग 1100। इसका उत्तर हो गया बी। इसके बाद सॉरी सी। अब इसके बाद हमारा आएगा, क्योंकि जैविक क्षमता तो लास्ट में आएगा, बहुत बड़ा मान होता है इसका, लगभग 4800 के आसपास। इससे पहले हमारा 1500 के आसपास जो रहता है वो है आई आर, 2500 के आसपास सॉरी, ये हमारा क्या होगा, आई आर। इसको हम यहां लेकर चलेंगे। इसका जो सही उत्तर होगा ए सी बी डी। अब इसको समझने के लिए हम आगे भी इसकी व्याख्या मैंने कर रखी है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि 2 प्रकार की हमारी उत्सर्जन तंत्र के अंदर क्षमताएं होती हैं। कौन कौन सी, एक को तो बोलते हैं फुफ्फुसी आयतन जिसको पल्मोनरी वॉल्यूम बोलते हैं, और एक हमारा होता है फुफ्फुसीय क्षमताएं, पल्मोनरी कैपेसिटी। इनका जो निर्माण है वो प्राथमिक जो है यहां से होगी, ये प्राथमिक संरचनाएं हैं, और ये हमारी क्या सेकेंडरी होगी, उनसे मिलकर ये बनती। अब इसमें देखें कि थोड़ी सी आप परिभाषा आपको ध्यान में, यहां देखो परिभाषा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, किस प्रकार का प्रश्न आता है वो हमने आपको बता दिया। कि जैसे पहला है फुफ्फुसी आयतन, ज्वारीय आयतन। ये फुफ्फुसी आयतन होते हैं, 4 प्रकार की पल्मोनरी वॉल्यूम होती है। पहला टाइडल वॉल्यूम, दूसरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशेषी आयतन। अब पहले देखें ज्वारीय आयतन, सामान्य संवर्धन के दौरान फेफड़ों द्वारा ली गई व बाहर निकाली गई मात्रा को क्या कहते हैं, ज्वारीय आयतन कहा जाता है। इसका मान होता है 500 ml। दूसरा है अंतः श्वसन आरक्षित आयतन, आईआरवी। तेज निःश्वसन द्वारा ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त निःश्वसित वायु की अधिकतम मात्रा अंतः श्वसन आरक्षित आयतन है जो कहलाती है। इसका मान होता है लगभग हमारा कितना, 2500 से 3000। ईआरवी, इसका मान तेज उच्च श्वसन द्वारा ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त उत्सर्जित की गई मात्रा क्या कहलाती है, ईआरवी। इसका मान होता है 1100 ml। इसी तरह अवशेषीय आयतन, अधिक तीव्र बहिः श्वसन के पश्चात फेफड़ों में जो शेष रह जाती है, ये बाहर कभी भी नहीं निकलती, इतना तो अंदर रहता ही रहता है, उसको बोलते हैं अवशेषीय आयतन। इसका मान होता है 1200 से 1500। इसी तरह इनको मिलाकर आगे
फुफ्फुसीय क्षमताएं बनाई गई हैं, जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो IRV प्लस टीवी से मिलकर बनेगी। इसके अलावा फंक्शनल रेड्यूजल कैपेसिटी है जो हमारी ERV और RV से मिलकर बनेगी। वाइटल कैपेसिटी है वो हमारी IRV, ERV और टीवी से मिलकर बनेगी। इसी तरह कुल फुफ्फुसीय क्षमता है TLC, इसका मान हमारा रहेगा IRV, ERV प्लस टीवी प्लस RV, ये आपस में मिलकर इनका निर्माण होता है। तो शोषण वाले पार्ट में इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपस में मेल जोल करके। और इनका नाम आपको सबसे पहले इनकी इंग्लिश टर्म आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप इंग्लिश टर्म इसके साथ लेकर चलें। अगला जो प्रश्न है शोषण से रिलेटेड है। हेमबर्ग घटना किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेमबर्ग जो घटना है वो क्या कहा जाता है। यहां से प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है कि हेमबर्ग घटना क्या है। प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 123। हेमबर्ग विस्थापन किसे कहा जाता है? क्लोराइड विस्थापन का ही दूसरा नाम है हेमबर्ग, वैज्ञानिक के नाम पर दे दिया हेमबर्ग। और हेमबर्ग किसे कहते हैं? क्लोराइड विस्थापन को ही कहते हैं। बाइकार्बोनेट का आपस में जो आदान प्रदान है उसे ही हम क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। क्लोराइड शिफ्ट आपको पता होगा कि रक्ताणुओं के अंदर RBC प्लाज्मा से रक्ताणुओं में जो क्लोराइड आयन है उसका जो आदान प्रदान है वो क्या कहलाता है? जब बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का जब परिवहन होता है वहां क्लोराइड विस्थापन घटना होती है, जिसका क्या नाम होगा? क्लोराइड विस्थापन। वियोजन वक्र दाईं ओर विस्थापित होता है। यह वियोजन वक्र का मतलब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र है। ये अपने आप में ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता और O2 की सांद्रता के मध्य, हीमोग्लोबिन का जो प्रतिशत है और O2 की जो सांद्रता है उसके मध्य एक वक्र खींचा जाता है, उसे हम सिग्मोइड वक्र बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र भी बोलते हैं। और यही प्रभाव हमारा क्या कहलाता है? बोहर इफेक्ट कहलाता है। तो इसमें आपको बताना है कि बाईं ओर कब विस्थापन होगा और दाईं ओर कब विस्थापित। बाईं ओर जब विस्थापित होता है उस समय pH बढ़ेगा, तापमान कम होगा, CO2 भी क्या होगी? कम होगी। लेकिन जब ये क्या होता है? दाईं ओर विस्थापित होता है तो उस समय क्या होगा? दाईं ओर के समय pH कम होगा, तापमान कम होगा और CO2 की सांद्रता बढ़ती है। CO2 की सांद्रता क्या होती है? इस समय सांद्रता बढ़ेगी। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? CO2 की सांद्रता इस समय बढ़ती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जब भी आप इसको पढ़ें तो इसको आपको जरूर सिग्मोइड वक्र या ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र है, ये हमारा किसके मध्य? हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता और O2 की सांद्रता के मध्य ये खींचा जाता है। इसमें दाईं ओर कब विस्थापित होगा और बाईं ओर कब विस्थापित होगा, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। किस बीमारी में ट्रेकियल वेसल्स के चपटे हो जाने से कूपिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है? इंपॉर्टेंट रोग है श्वसन से संबंधित, एम्फाइसीमा जिसको कहा जाता है एम्फाइसीमा। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा एम्फाइसीमा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और सॉरी हार में एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज मुख्यतः जो एंजाइम है ये कहां पाया जाता है? RBC के सतह के ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसका किसके ऊपर होगा? RBC के ऊपर। CO2 के परिवहन की विधि में RBC व प्लाज्मा के मध्य, आपको पता है नाम से स्पष्ट है कि CO2 का परिवहन जब होगा बाइकार्बोनेट के रूप में, उस समय RBC और प्लाज्मा के मध्य जो घटना होती है हेमबर्ग घटना बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं? क्लोराइड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आता है, हेमबर्ग बोल दो या क्लोराइड शिफ्ट बोल सकते हैं। प्रश्न है कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला एनाइन।
बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखने में क्या लग रहा होगा कैल्शियम, लेकिन इसका उत्तर कैल्शियम नहीं होगा, इसीलिए इसको दिया गया था। सर्वाधिक जो एनाइन है वो पाया जाता है कोशिका के अंदर, कहाँ? फोस्फेट। फोस्फेट के रूप में एनाइन पाया जाता है कोशिका के अंदर सर्वाधिक, तो ये आपको ध्यान में रखना। कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है जिनको मैं व्याख्या आपको करवा रहा हूं, कुछ ऐसे आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन बायो की व्याख्या इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आपको कौन से टॉपिक है जो ये पढ़ने, क्योंकि बायो अपने आप में थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री के अंदर हम आराम से एनसीईआरटी बेस कर लेते हैं तो भी काम चल जाता है और हमें पता भी चल जाता है कि यहाँ से एक प्रश्न आना है, लेकिन बायो का थोड़ा सा क्षेत्र है जो विस्तृत है, उसमें थोड़ी अपने को मेहनत करनी पड़ती। एमनियोटा के अंदर थोड़ा सा घुमाया हुआ है। एमनियोटा जो प्राणी है रेप्टिलिया, एविज, मेमेलिया से पहले, रेप्टिलिया, एविज और मेमेलिया से पहले के जो है संघ, उन्हें सब क्या कहते हैं? एमनियोटा कहते हैं। और ये नॉन कोर डेटा के अंदर नहीं है, केवल कोर डेटा के अंदर, मतलब मछलियां हैं, एम्फीबिया है, उससे पहले के जो जंतु उन्हें क्या बोलेंगे? एमनियोटा बोलेंगे। इसमें कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या, अब आपको पता होगा हमारा जो आगे हमने इसकी व्याख्या भी दी है कि जो तंत्र है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसमें दो चीजें हमें पाई जाती है। एक तो हमारा पाया जाता है मेरुरज्जु, एक पाया जाता है मस्तिष्क। दो भागों से ये मिलकर बनता है, मस्तिष्क बोल दो और हमारा क्या बोल दो? मेरुरज्जु। अब मेरु रज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलेगी उनको तो बोलेंगे मेरु तंत्रिकाएं, और मस्तिष्क से जो निकलेगी उन्हें बोलेंगे कपालीय तंत्रिकाएं। कपालीय को इंग्लिश में बोल देते हैं क्रेनियल नर्व, क्रेनियल। इसको बोल देते हैं स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। मेरु तंत्रिकाएं और कपालीय। अब बात हो रही है कपालीय तंत्रिकाओं की। कपालीय तंत्रिकाओं की बात करें तो रेप्टिलिया, एविज और मेमेलिया के अंदर ये पाई जाती है 12 जोड़ी। उससे पहले मेंढक हो या मछली हो, उनमें पाई जाती है हमारी कितनी? 10 जोड़ी। अब संख्या थोड़ी और कंफ्यूज हो गई, 10 जोड़ी और 12। अब 10 जोड़ी को हम कितना लिख सकते हैं? 20। 12 जोड़ी को हम कितना लिख सकते हैं? 24। अब ये बात कर रहा है एमनियोटा की। एमनियोटा में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि एमनियोटा के अंदर रेप्टिलिया, एविज और मेमेलिया के अंदर इनकी जो संख्या होती है वो होती है 24। 24 होती है इसकी संख्या, 24। अब मैंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया है कि एमनियोटा और राम एक ही चीज है। रेप्टिलिया, एविज और मेमेलिया को क्या बोलते हैं? एमनियोटा कहते हैं। एमनियोन, एमनियोन का मतलब है अंत जो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड ये शब्द है एमनियोन। एमनियोन अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली होती है, वो यदि पाई जाती है तो उन्हें बोलते हैं एमनियोन, नहीं पाई जाती है तो एन एमनियोटा। एन एमनियोटा के अंदर हमारे आते हैं मेंढक और मछली, जिनमें हमारी पाई जाती है कितनी? 10 जोड़ी। और 10 जोड़ी का मतलब क्या होता है? 20। 12 जोड़ी का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हुए, मैं भी कंफ्यूज, कि एमनियोटा और राम, RAM, ये एक ही चीज है। एन एमनियोटा के अंदर हमारे क्या आते हैं? मछली और मेंढक आते हैं। यहां संख्या क्या होगी? 24, मतलब 12 जोड़ी। यहां 12 उत्तर नहीं आएगा, ये उत्तर आएगा 24। पाचक रसों के स्त्राव का केंद्र है। अच्छा प्रश्न है। पाचक रसों का जो स्त्राव है वो हमारा कहां से होता है? मेंडुला ओब्लोगेटा वाला जो पार्ट है वहां से पाचक रस से स्त्रावित है जो किए जाते हैं। इसका उत्तर होगा 1 नंबर। आप इसे सीधा आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे का प्रश्न है कि मेंढक में कितनी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है? अब मेंढक का यदि आ जाता है प्रश्न तो आपको क्या करना है? 10 जोड़ी, क्योंकि इनकी संख्या कितनी होगी? 20 जोड़ी। मैंने आपको बताया था अभी कि मेंढक और मछलियों के अंदर ये होती है 10 जोड़ी और उनमें क्या होती है? इसकी संख्या 20 जोड़ी। तो ये आपको ध्यान में रखेंगे कितनी? 10 जोड़ी का मतलब 20, उनमें होती है 12 जोड़ी का मतलब 24।
इसके अंदर हमने पूरा इसकी व्याख्या भी की है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं आती है। मस्तिष्क के निकलेगी उन्हें क्रेनियल नर्व, और मेरु तंत्रिकाएं किसको बोलेंगे, मेरुरज्जु से निकलने वाली। कौन कौन सी पाई जाती है, कौन सी शुद्ध संवेदी होती है, कौन सी चालक होती है, और कौन सी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के तंतु है जिसमें पाए जाते हैं। तो ये आपको अलग अलग ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, विस्तृत आपको ये इसके अंदर मिल जाएगी पीडीएफ के अंदर। उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 132 उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। प्रमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं से नियंत्रित है, अनुमस्तिष्क शारीरिक संतुलन से संबंधित है, मेडुला ऑब्लांगेटा न्यूमोटैक्सिस के अंदर, और मेरुरज्जु प्रत्यावर्ती क्रिया। मेडुला ऑब्लांगेटा है वो न्यूमोटैक्सिस के अंदर से संबंधित नहीं होता है, न्यूमोटैक्सिस के अंदर इससे संबंधित नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या आपको पता है कि न्यूमोटैक्सिस जो केंद्र है वो हमारा संबंधित होता है, और पोन्स हमारा किसका पार्ट है, पश्च मस्तिष्क का, न कि मेडुला ऑब्लांगेटा का। पश्च मस्तिष्क भी मेडुला ऑब्लांगेटा है, मेडुला ऑब्लांगेटा का पार्ट है, तो यहाँ इसका जो उत्तर होगा वो होगा पोन्स। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा न्यूमोटैक्सिस के अंदर से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की मेनाइस का बाहर से अंदर की ओर का सही क्रम है। मस्तिष्क के ऊपर बाहरी परत पाई जाती है, 3 परत, ड्यूरा मैटर, एरेकिनोइड, पाया मैटर। सबसे बाहर, फिर अंदर, मीडियम और फिर अंदर। तो इसका जो सही क्रम है, ड्यूरा मैटर, एरेकिनोइड और पाया मैटर। सबसे बाहर की ओर होगी आपकी ड्यूरा मैटर, उसके अंदर होगी एरेकिनोइड, और उसके अंदर होगी पाया मैटर। ड्यूरा मैटर, एरेकिनोइड और पाया मैटर, इसको आपको ध्यान में रखना है। ड्यूरा मैटर है, एरेकिनोइड है और पाया मैटर। प्रश्न आता है कि सबसे छोटी, सबसे बड़ी, 3 प्रकार की हैं, सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी। सबसे छोटी होती है एब्ड्यूसेंस, कपाली तंत्रिकाएं होती है 12 जोड़ी। ओल्फैक्टरी है, ऑप्टिक है, ओक्यूलोमीटर है, ट्रोक्लियर है, ट्राइजेमिनल है, एब्ड्यूसेंस है, फेशियल है, ऑडिटरी है, ग्लोसोफेरिंगल है, हाइपोग्लोसल है। इस प्रकार से ये 12 जोड़ी हमारी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती है। आप नाम हमेशा इसका इंग्लिश में ही ध्यान में रखें, हिंदी में इनकी कहीं जीवा होगा, कहीं गर्दन होगा, अजीब अजीब नाम होंगे। तो आप इस सब से बचने के लिए इनका एक नाम याद रख सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर यदि आप नाम याद रखेंगे, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरिंगल, इस तरीके से। ओल्फैक्टरी देखो, सबसे पहले है ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमीटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरिंगल, हाइपोग्लोसल, एक्सेसरी, वेगस। इस प्रकार से ये 12 जोड़ी है। तो आप में सबसे छोटी की बात की है तो हमारी क्या आएगी, एब्ड्यूसेंस, सबसे बड़ी ट्राइजेमिनल, और सबसे लंबी वेगस। ऐसा प्रश्न आ सकता है, थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। इसका उत्तर होगा हमारा क्या, एब्ड्यूसेंस, 1 नंबर। आगे है, मैंने लिख भी दिया आपके इसके अंदर पीडीएफ में। अब प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन न्यूरोट्रांसमीटर है। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या संबंधित है, न्यूरोट्रांसमीटर कितने प्रकार के होते हैं, यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आप इस यूनिट को जब भी पढ़ें थोड़ा सा गौर से पढ़ें, प्रश्न किस प्रकार के यहां से बनते हैं। आपको कई बार पहले भी मैंने एग्जाम टेस्ट के अंदर ये दिए हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तेजक, और दूसरा हमारा क्या होता है, संदमक। एक होता है स्टिमुलेटरी और एक होता है इनहिबिटरी। स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी, उत्तेजक, उत्तेजक। न्यूरोट्रांसमीटर 2 प्रकार के होते हैं, पहला हमारा होता है उत्तेजक, दूसरा होता है संदमक। एक तो उत्तेजित करने वाला और दूसरा रोकने वाला। निम्न में से उत्तेजक ट्रांसमीटर का उदाहरण नहीं है। एसिटाइल कोलिन हमारा क्या है, उत्तेजक है। नोर एड्रेनलिन हमारा क्या है, उत्तेजक है। एपिनेफ्रिन हमारा क्या है, उत्तेजक है। सिम्फेथेटिन हमारा क्या है, उत्तेजक है। केवल डोपामीन किस में आएगा, ए बोल दो, गाबा, गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड और डोपामीन, ये सभी किस में आएंगे, संदमक में आएंगे। इसके अलावा हमारा गाबा भी इसमें आएगा, गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड। ये हमारे क्या है, दोनों किसके उदाहरण है, संदमक के हैं, इनहिबिटरी हैं, संदमक। न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन बोल दो, ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है उत्तेजक, दूसरा होता है संदमक। उत्तेजक के अंदर ये 3 और इसके अंदर ये डोपामीन और गामा एमिनोब्यूटारिक। एक आधा उदाहरण और भी है, उसके अंदर एक सीरेटोनिन भी होता है। क्या होता है, सीरेटोनिन।
सीरोटोनिन भी इसके अंदर आता है। तो ये हमारे क्या है, संदमक, और ये हमारे क्या है, उत्तेजक। कई बार यहां से प्रश्न आ जाता है नर्वस सिस्टम के अंदर। मनुष्य में परासरण ओस्मोटिक के अंदर कहां उपस्थित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस जो हमारा है वो परासरण का नियंत्रण करता है शरीर के अंदर। परासरण नियमन ओस्मो रेगुलेशन से संबंधित है। ओस्मो रेगुलेशन कहां होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। ये प्रश्न भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जठर रस को के स्त्राव को रोकना, जठर रस का जो स्त्राव है उसको रोकना अग्नाशय रस के पित्तरस के स्त्राव को प्रेरित करने वाले हार्मोन हैं। जठर रस को रोकेगा कौन सा? एंटेरोगेस्ट्रिन रोक देगा। क्योंकि इससे आप एक से ही आप इसको चाहते तो आप इसको एक प्रश्न से हल कर सकते थे कि गैस्ट्रिन नहीं रोकता, गैस्ट्रिन नहीं रोकता, सिक्रेटिन नहीं रोकता। एंटेरो जो गैस्ट्रिन है वो किसको रोकता है? जठर रस के स्त्राव को। एंटेरोगेस्ट्रिन जठर रस, अग्नाशय रस पैंक्रियाजाइमिन, और पित्तरस कोलिसिस्टोकाइनिन, इससे संबंधित है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न पाचन तंत्र में लगभग हार्मोन से आजकल प्रश्न आने लगे हैं। पाचन तंत्र के जो हार्मोन है, ग्रहणी है, ग्रहणी से कौन से हार्मोन? लगभग एंटेरोगेस्ट्रिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन, ये सभी ग्रहणी से स्रावित होते हैं, जिसे ड्यूडेनम बोलते हैं। आहार नाल की गति क्या कहलाती है? स्पेसिफिक नाम है पेरिस्टेलिसिस। इसकी जो गति है, लगभग ने शायद इसका उत्तर मेटाक्रेनियल या सिस्टोल किया होगा, लेकिन सिस्टोल नहीं है, ये पेरिस्टेलिस है। विशेष प्रकार की गति है यार, जो हारनाल है उसकी, से पेरिस्टेलिस बोलते हैं। ट्रिप्सिन पैप्सिन से भिन्न होता है क्योंकि ये पचाता है। अब जो ट्रिप्सिन है वो ड्यूडेनम के क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को, ट्रिप्सिन हमें पता है कि पाचन तंत्र का हिस्सा है और ये संबंधित है आंतर से, और आंतर का जो पार्ट है वो क्या है? हमारा ड्यूडेनम। आप इसको ये थोड़ा सा समझ के करते तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों पाचक हार्मोन एंजाइम है, और कैसे पचाते हैं कि ड्यूडेनम के अंदर क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का जो पाचन है वो कौन करता है? ड्यूडेनम करता है। पेप्सिनोजन स्रावित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्सिनोजन का जो श्रावण है वो अर्जेंटाफिन कोशिकाओं से, गोबलेट सेल से, चीप कोशिकाओं से, पेराइटल कोशिकाओं, ये सभी कोशिकाएं अमाशय का पार्ट है। अमाशय में मुख्य कोशिकाएं जिसे चीप कोशिकाएं कहते हैं, यहां से हमारा जो पेप्सिनोजन हार्मोन है वो स्रावित होता है, जिसका उत्तर होगा चीप कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाएं। आहार नाल के अंदर से बाहर की ओर सही संरचनात्मक क्रम क्या है? आहार नाल में भी 4 परत पाई जाती है, उनका जो क्रम है वो आपको बताना है कि कौन कौन सा क्रम है। सबसे पहले अंदर से बाहर की ओर म्यूकोसा, सबसे अंदर सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस और सिरोसा। सबसे बाहर होती है हमारी क्या? सिरोसा। उसके बाद आएगा मस्कुलेरिस, उसके बाद होता है सब म्यूकोसा, ये होता है म्यूकोसा। एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, महत्वपूर्ण है। सबसे बाहर सिरोसा, सबसे बाहर सिरोसा, फिर मस्कुलेरिस, फिर सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर। सबसे बाहर आहार नाल में अंदर से बाहर की ओर है, तो सबसे अंदर हमारी क्या है? म्यूकोसा है। उसके बाद सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस है, और सिरोसा सबसे बाहर और इधर सबसे अंदर। तो इसका उत्तर होगा हमारा 3 नंबर। इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रिन हार्मोन, दुनिया को पता है गैस्ट्रिन हार्मोन, कई बार सीधा प्रश्न पूछ ले जाते हैं, आदि सबको पता है कि अमाशय से स्रावित होता है। गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो हमारा कहां से स्रावित होता है? अमाशय से स्रावित होता है। लैंगिक व्यवहार तथा भावात्मक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? अपने आप में आपको सबको पता है कि लैंगिक ऐसा मिलेटोनिन हार्मोन है, और जो मिलेटोनिन हार्मोन है वो आपको पता है कहां से स्रावित होता है। प्रश्न है लैंगिक व्यवहार तथा भावात्मक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है वो बहुत सी चीजों का नियंत्रण करता है। अभी हमने प्राकरण रेगुलेशन से संबंधित देखा था, कई चीजों का ये नियंत्रण केंद्र है हाइपोथैलेमस। तो इसे लैंगिक व्यवहार से, भावनाओं से, और नियंत्रण हमारा मस्तिष्क का कौन करता है? भावना का नियंत्रण करता है, लैंगिक व्यवहार का करता है, प्रासरण नियमन का नियंत्रण करता है, बहुत सी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। इसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। शरीर में सोने व जागने के चक्कर का नियंत्रण, अब जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी है, उससे संबंधित है,
और उससे संबंधित आपको पता है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इस प्रश्न को आराम से कर सकते थे कि हमारी जो जैविक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो बोला जाता है किसको, कौन सी ग्रंथि को बोला जाता है, जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक। मेलेटोनिन जिससे हार्मोन स्रावित होता है, एक्टोड्रम से जो हमारी संबंधित है, वो आप इसको देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो ये काम करती है, पीनियल ग्रंथि। तो इससे होता है हमारा मेलेटोनिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित अंतःस्राव, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि ग्रंथियों उपस्थित होती है। एड्रिनल है, पीनियल है, थाइमस है, पेंक्रियाज है, पिट्यूटरी है। इसका जो सही उत्तर है उसका हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये आपस में जुड़ी हुई है। आप इसको आराम से कर सकते हैं यदि थोड़ा सा आप माइंड का यूज करें। तो सबसे पहले हमें पता है कि पीनियल ग्रंथि हमारे माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। तो हम इसको 1 नंबर पर ले सकते। इसके बाद हमारा आगे का पार्ट हम देखें, उसके बाद हमें भी पता है कि पिट्यूटरी आती है जिसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। उसके बाद हमें भी पता है कि कौन सी ग्रंथि आती है, थाइमस ग्रंथि आती है। उसके बाद हमें आगे और भी पता है कि इसके बाद कौन सी ग्रंथि आती है, पेंक्रियाज आती है। और उसके बाद हमें ये भी पता है कौन सी ग्रंथि आती है, एड्रिनल ग्रंथि आती है। इसके अलावा मैंने इसका डायग्राम बनाया है कि अन्य ग्रंथियां भी वो शामिल करें तो उनका एक निश्चित क्रम है। आप उसको चेक कर सकते हैं आपकी किताब के अंदर। ये क्यों प्रश्न पूछा गया, एसीएफ के अंदर प्रश्न आया क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इसका डायग्राम दे रखा है, राजस्थान बोर्ड के अंदर भी दे रखा होगा, तो वहां उनको केवल डायग्राम बेस ये प्रश्न आया हुआ है। वैसे लिखा नहीं हुआ है लेकिन डायग्राम में स्पष्ट दिया हुआ। ये देखो, ये हमारा डायग्राम है कि पीनियल ग्लैंड देखो सबसे ऊपर है, पीयूष ग्रंथि उसके बाद है, पैराथायराइड ग्लैंड उसके बाद है, थायराइड ग्लैंड है, और एड्रिनल है, पेंक्रियाज है, ओवरी है, टेस्टिस है, और यहाँ हमारी क्या होती है, थाइमस ग्रंथि भी थायराइड के ऊपर होती है, थोड़ी सी ऊपर थाइमस ग्रंथि भी पाई जाती है। थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, ये सभी ग्रंथियों का एक निश्चित क्रम है। इससे ये प्रश्न पूछा। तो आप इस डायग्राम को पीडीएफ के अंदर आपको मिलेगा, तो आप ऐसे प्रश्न भी हल कर सकते हैं। हार्मोन जो एक अमीनो अम्ल व्युत्पन्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हार्मोन कुछ प्रोटीन से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ वसा से संबंधित हो सकते हैं, कुछ एमिनो अम्ल से संबंधित हो सकते हैं। एड्रेनलिन बोल दो, नॉन एड्रेनलिन बोल दो, एपिनेफ्रिन बोल दो, नोर एपिनेफ्रिन बोल दो। स्रावित किससे होते हैं? एड्रिनल मेडुला से स्रावित होते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कोर्टेक्स से कोर्टिसोल है, मिनरेकोर्टिकोइड है, अन्य हार्मोन स्रावित होते हैं। और एड्रिनल मेडुला का जो पार्ट है एक्टोड्रम से निर्मित होता है, उससे स्रावित होता है हमारा क्या, एपिनेफ्रिन। इसका हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन अच्छा प्रश्न आ सकता है। टेंडन तथा लिंगामेंट किस श्रेणी के उत्तक है? टेंडन तथा लिंगामेंट हमारा जो उत्तक कौन सा है, कंकालीय उत्तक है, उपकला उत्तक है, सहवनीय उत्तक है, रक्त वगैरह सैन्य उत्तक में आते हैं। तंतुमय संयोजी उत्तक है, ये क्या है हमारा, तंतुमय संयोजी उत्तक का जो है उदाहरण है, तंतुमय संयोजी। प्रश्न आया टेंडेंस जोड़ते हैं, इसका कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने इसका उत्तर आपको गलत बताया था, सही अपडेट हो चुका है। गलती से इसका उत्तर लग गया था क्या, अस्थि दो चीजें होती हैं इसके अंदर। एक तो होता है हमारा लिंगामेंट, दूसरा हमारा होता है टेंडन। एक को कंडरा बोलते हैं, एक को स्नायु बोलते हैं, शायद इसको बोलते हैं स्नायु और इसको बोलते हैं कंडरा हिंदी में। अब स्नायु क्या होगा, हमारा पूछा है लिंगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। क्या जोड़ता है? अस्थि को अस्थि। प्रश्न आ सकता है। और टेंडन या कंडरा किसको जोड़ता है? पेशी को अस्थि से या अस्थि को पेशी से। इसका उत्तर हमारा क्या होगा? दोनों। सवसनिका में कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है? तो जब भी आप पढ़ें तो उपकला उत्तक को आप विशेष तौर से ध्यान में रखें कि सरल सल्की है, सरल घनाकार है, कूट स्तरित है, स्तंभाकार है। ये कई प्रकार हैं उपकला उत्तक के, संयुक्त है, सिंगल है। ये आप जब भी पढ़ें तो उनके उदाहरण आप जरूर ध्यान में रख लें। अंडाशय में किस प्रकार का है, सवसनिका में किस प्रकार का है, उत्सर्जन तंत्र में किस प्रकार का है। इसका पीडीएफ मैंने नहीं प्रोवाइड कराई, कोशिश करूंगा इसका जो एक पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध कराई जाए ताकि आप उसको अच्छे से कर पाए। इसका होगा हमारा कूट स्तरित स्तंभी उपकला, कूट स्तरित स्तंभी उपकला इसका उत्तर होगा, कूट स्तरित स्तंभी।
अगला प्रश्न है, संयोजी उत्तक की निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती है? तो दुनिया को पता है कि प्लाज्मा सेल हमेशा एंटीबॉडी का स्त्रावण है जो करती है। इसका उत्तर होगा प्लाज्मा कोशिका। ये हमारे थे 150 प्रश्न, टोटल 45 क्वेश्चन ऑन बायोलॉजी। प्रयास किया कि आप इस टाइप से आपको ये आगे के सारे वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। प्रयास हमारा पूरा रहेगा, लेकिन आपको इस तरीके से मेनली इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि आप किस चीज को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या एग्जाम पैटर्न पर पढ़ रहे हैं या नहीं। पूरी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, पूरा हमें ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, केवल एग्जाम पैटर्न को देखते हुए टेस्ट को देने हैं और उनका वीडियो सॉल्यूशन देखना है। पहले आप कोशिश खुद करें, नहीं है तो आप टेस्ट देने के बाद कम से कम हमारी जो एनिमल फिजियोलॉजी है, टेस्ट के बाद आपको जरूर पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे थे या सही पढ़ रहे थे। आप उसका आंकलन है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपके साथ हाजिर होंगे नेक्स्ट मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।